प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने सूर्य, बृहस्पति, केतु और शनि चार ग्रहों का एक भाव में एक साथ होने से जो फल होता है उस विषय में अध्ययन किया था। आज उससे आगे चलेंगे। वृष लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य, केतु, बृहस्पति और शनि एक साथ हैं। अनुमान से इनके अंश हम लिख लेते हैं, जैसा कि वही तीन श्रेणियां हैं, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 अंश। तो तीनों में हम एक एक श्रेणी में से एक एक ग्रह के अंश अनुमानित रूप से हम लिख लेंगे। 0 से 10 में हम सूर्य को ले लेते हैं 5 अंश। 10 से 20 में हम केतु को ले लेते हैं 18 अंश। 20 से 30 में हम बृहस्पति को ले लेते हैं 27 अंश। और तदुपरांत हम शनि को किसी भी श्रेणी में से हम ले सकते हैं। यहाँ हम शनि को ले लेते हैं 4 अंश। सम्मुख राहु भी इन्हीं अंशों में हो जाता है, जिनमें उक्त स्थान पर केतु है, तो राहु भी यहाँ 18 अंशों में हो जाएगा। आप देखें इन अंशों में होकर के ये ग्रह किन किन नक्षत्रों में है। जैसे सूर्य वहाँ मेष राशि में होकर के 5 अंशों में किस नक्षत्र में पड़ेगा। देखिए, मेष राशि में सबसे प्रथम नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा, तो यहाँ सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो गया। केतु के नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। अब केतु 18 अंशों में मेष राशि में 18 अंशों में ये भरणी नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक भरणी नक्षत्र है, इसलिए ये भरणी नक्षत्र में पड़ेगा। फिर बृहस्पति 27 अंशों में यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। और शनि 4 अंशों में सूर्य के बिल्कुल करीब है, ये भी अश्विनी नक्षत्र में ही पड़ेगा। अश्विनी नक्षत्र में पड़ेगा। सम्मुख बैठा हुआ राहु 18 अंशों में तुला राशि में हुआ, तो तुला राशि में 18 अंशों में राहु स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा। अब देखिए, सूर्य केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु, और सूर्य केतु के साथ, इसलिए सूर्य पर केतु का प्रभाव हो गया। सूर्य पर केतु का प्रभाव ज़्यादा क्षतिकारी नहीं होता। हाँ, चूँकि सूर्य आँख का दाता है, इसलिए आँखों में ऑपरेशन करा देता है। सूर्य पर केतु का प्रभाव आँखों में सर्जरी करा दिया करता है, आँखों की रोशनी को खराब करने का प्रयास करता है। फिर केतु भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र, अतः यह केतु स्वयं हानिकारक नहीं है, व्यक्तिगत रूप से हानिकारक नहीं है, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में है और अपने मित्र मंगल की राशि में है, इसलिए केतु इस स्थान पर ज़्यादा हानिकारक नहीं हुआ। सूर्य भी
अपने मित्र मंगल की राशि में है, इसलिए सूर्य यहाँ बुरा नहीं हुआ। वैसे भी सूर्य मेष राशि में उच्च का कहा गया है, उच्च राशि का सूर्य यहाँ द्वादश भाव में है। बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, इसलिए यहाँ बृहस्पति अपने मित्र की राशि में, मंगल की राशि में, मेष राशि का स्वामी मंगल अपने मित्र की राशि में, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य बृहस्पति का मित्र, तो बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्र में, अपने मित्र की राशि में बहुत उत्तम फलकारी हो गया, मोक्षदाता हो जाता है। इस प्रकार का बृहस्पति जो अष्टम भाव का स्वामी होकर के और द्वादश में बैठे और बहुत उत्तम फलकारी स्थिति में हो, मोक्षदाता हो जाया करता है। शनि नीच शनि है। मेष राशि में शनि नीच का होता है, नीच राशि का होता है। यहाँ शुभकारी शुभ फलकारी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेष राशि वैसे भी मंगल की है और शनि अपने शत्रु की राशि में हुआ। क्यों? क्योंकि मंगल शनि का शत्रु है, अतः यहाँ शनि उत्तम फलकारी नहीं है। यदि हम इनको समग्र रूप से देखें, देखिए शनि वैसे भी केतु के नक्षत्र में है, नीच का है, शत्रु सूर्य के साथ है, सम्मुख से राहु की सप्तम दृष्टि में है, इसलिए इस भाव में, इस स्थिति में बैठा हुआ शनि मारक हो जाता है, क्षतिकारक हो जाता है। किसका मारक होगा? व्यक्ति विशेष का नहीं, जिस भाव का स्वामी है उसका मारक हो जाएगा। जैसे ये नवमेश है, नवम भाव पिता का होता है, ये दशमेश भी है, दशम में का स्वामी कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, तो पिता का मारक और कर्म का मारक दोनों का मारक हो जाएगा। इस स्थिति का शनि नवम में धर्म का मारक हो जाएगा, पिता का मारक हो जाएगा, भाग्य का मारक हो जाएगा और कर्म का मारक हो जाएगा। इस स्थिति में यहाँ शनि है। इस स्थिति में बैठा हुआ शनि भाग्य की कमी करेगा, पिता को कम से कम बीमार तो अवश्य रखेगा, पिता पर खर्चे बढ़ाएगा, पिता की आय को कम करेगा, क्योंकि ये भाव पिता का, ये पिता की आय का, और ये आय का स्वामी होकर के भी वहाँ बैठ गया, अर्थात दशमेश होकर के वहाँ बैठ गया। उत्तम नहीं रहा। केतु से पीड़ित है, सम्मुख राहु के प्रभाव में भी है। अब आते हैं सूर्य पर। व्यक्तिगत रूप से सूर्य यहाँ उच्च का है, मोक्षदाता हो जाता है, बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति यहाँ अष्टमेश होकर के द्वादश में है, छुपी हुई विद्याओं का ज्ञाता, वो दाता भी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति छुपी हुई विद्याओं को ज्ञात किया करता है, जैसे ज्योतिषी भी हो जाता है, खोजी भी हो जाता है, देश प्रदेश की यात्राएं करता है, वायुयान जैसी चीज़ों का अभियान या वायुयान से संबंधित कुछ चीज़ों का विकास किया करता है, आदि आदि। जो चीज़ें हवा से जुड़ी हों, जो चीज़ें हिडन साइंस से जुड़ी, छुपी चीज़ों से जुड़ी हुई हों, उनके लिए ये योग बहुत उत्तम बन जाता है, बृहस्पति और सूर्य का यहाँ। क्योंकि सूर्य उच्च का है, बृहस्पति अष्टमेश होकर के यहाँ मित्र की राशि में है, ये दोनों ग्रहों की युति यहाँ बहुत अच्छी है, शुभ फलों में खर्च कराएगी, धर्म कर्म में खर्च कराएगी, परंतु पापी के साथ है। वो रास्ते में बाधा करेगा, अर्थात धर्म कर्म में जो व्यक्ति खर्च करना चाहे उसको बाधित करेगा। किस प्रकार से बाधित करेगा? कोई ऐसी इकाई उत्पन्न कर देगा ताकि धर्म के लिए रखा गया धन चोरी हो जाए,
कोई सेंध लगा ले, रास्ते में धर्म कर्म के लिए व्यक्ति जाए, रास्ते में धन लूट लिया जाए। इस प्रकार का कर्म यह शनि करेगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख से राहु का प्रभाव भी सूर्य और बृहस्पति पर है, जो धर्म कर्म को करना तो चाहते हैं, लेकिन राहु इसे करने नहीं देना चाहता। षष्ठम भाव में राहु को बल प्राप्त माना गया है कि षष्ठम भाव में राहु बल प्राप्ति पाता है। इसलिए ये युति यहाँ मध्यम फलकारी कही जाएगी, बहुत उत्तम फलकारी तो नहीं कही जाएगी। कारण क्योंकि सामान्यतः लोक रीति में ऐसी व्यवस्था, ऐसी चिंतन है कि द्वादश भाव में गए हुए ग्रह उत्तम फलकारी नहीं होते। ये क्यों है ऐसी लोक रीति में व्यवस्था, क्यों चिंतन है, ये तो प्रभु जाने। परंतु हम सब लोग ये अवश्य देखें कि जितने ग्रह द्वादश भाव में गए हैं वो किस किस भाव के स्वामी हैं। यदि कोई ग्रह पंचम भाव का स्वामी होकर के द्वादश में जाएगा तो जो फल देगा वही फल वो उस स्थिति में नहीं देगा जब वो षष्ठम भाव का स्वामी होकर के वहाँ जाएगा। वैसा ही वो फल तब नहीं देगा जब वो सप्तम भाव का स्वामी होकर के वहाँ जाएगा। जैसे भाव का स्वामी होगा वैसी क्षति या उन्नति ग्रह की किसी अमुक भाव विशेष में होगी। यहाँ ये युति व्यक्ति को खोजी बनाएगी, धर्म के काम भी कराएगी, बहुत नहीं तो मध्यम दर्जे के अवश्य कराएगी। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, चतुर होगा, सुख भी पाएगा। भले ये सारे ग्रह द्वादश में हैं, सुख भी पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ अपने मित्र की राशि में, मित्र के नक्षत्र में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है और चतुर्थ भाव पर अपने मित्र के प्रभाव को लिए आता है। मित्र सूर्य अर्थात बृहस्पति का मित्र सूर्य को प्रभाव को लेकर के बृहस्पति यहाँ देखता है और यहाँ सूर्य की राशि विराजमान है। इसलिए उस स्थान पर होता हुआ बृहस्पति यहाँ सुखों में वृद्धि करेगा, कमी नहीं करेगा, भले ही द्वादश भाव में हो। अष्टमेश भी है, अष्टम का स्वामी भी है, परंतु एकादश का स्वामी भी है। एकादश भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो वो उत्तम कहा गया है, उत्तम फल देगा। कितना देगा ये बात अलग है कि उस पर जैसे अन्य ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ सामान्यतः 50-50 तो है। क्यों? अष्टमेश होकर के गया है, मारक तो हुआ, परंतु मित्र के नक्षत्र में मित्र के साथ सुख के भाव को देखता हुआ वाहन देगा, घर देगा, सब कुछ देगा। परंतु केतु का प्रभाव लेकर के आएगा, क्योंकि केतु भी यहाँ अपनी पंचम दृष्टि से देखता है तो वाहन से एक्सीडेंट भी कराएगा। वाहन देगा परंतु एक्सीडेंट भी कराएगा। माता को वात रोग होंगे। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति और केतु दोनों शनि का प्रभाव लेकर के भी यहाँ देखेंगे पंचम दृष्टि से। और शनि वात रोगों का कारक होता है, शिथिलता का कारक होता है। शरीर में मोटापा, मेद, वात, भारीपन इन सब को बढ़ाता है। इसलिए इस व्यक्ति की माँ जैसी जिसकी भी कुंडली विशेष होगी शरीर में भारी हो जाएगी, वात रोगों से पीड़ित हो जाएगी और छाती के रोग उसे तंग करेंगे। शरीर में इतना वज़न भी बढ़ सकता है कि उसे चलने में दिक्कत हो। अब आते हैं व्यक्तिगत रूप से शनि पर। शनि यहाँ बैठा हुआ अपनी तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है। धन का भाव है, क्षतिकारक भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि से धन के भाव को देखता है।
अपने शत्रु की राशि मंगल की राशि में बैठ करके मंगल के प्रभाव को लेकर के तीसरे दृष्टि से दूसरे भाव में देखता है। परिवार में झगड़े करा देगा, परिवार को विघटित करने का प्रयास करेगा। आय बहुत कम होगी, शून्य भी हो सकती है। व्यक्ति हैंड टू माउथ भी ना रहे। क्यों? उधर से शनि का तीसरा प्रभाव, इधर से राहु का, देखिए नवम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की नवम दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि। इसलिए दूसरे भाव में जितनी भी प्राप्तियां हैं वो लगभग नगण्य हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा रुक जाया करती है, 10 12 तक ही रुक जाया करती है, कभी कभी तो उससे भी कम स्तर पर रुक जाया करती है। ऐसा व्यक्ति पढ़े भी किसी देव भक्ति के कारण तो बार बार फेल होता है। किसी मंदिर, पूर्वज या किसी देव की साधना में निरंतर लगा रहे, पास भी हो जाए तो उसके प्राप्तांक बहुत निम्नतम होते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव द्वितीय भाव पर आ जाता है। व्यक्ति मुंह का रोगी होगा, राहु का प्रभाव और उधर शनि का प्रभाव, माउथ का कैंसर भी हो सकता है। समय से पूर्व व्यक्ति के दांत गिर जाएंगे। ऐसी व्यक्ति के मुंह से बदबू आया करती है, मुंह में पायरिया जैसे रोग, इन्फेक्शन आदि आदि। क्योंकि शनि राहु का प्रभाव जिस भाव पर हो गया वहाँ कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इस प्रकार से इन चारों ग्रहों की एक साथ युति यदि हम आकलित करें, नक्षत्र सूर्य का, सूर्य वहाँ है, केतु वहाँ है, केतु का नक्षत्र, अर्थात सूर्य पर केतु का प्रभाव, केतु के साथ तो सूर्य सर्जरी कारक हो गया, ऐसा मानना चाहिए। इस स्थिति में व्यक्ति के दोनों आँखों में बहुत जल्दी रोशनी कम होगी, बहुत जल्दी मोतियाबिंद होगा, दोनों आँखों की सर्जरी होने की पूरी शीघ्रता से संभावना बन जाती है। राहु की महादशा आ जाए तो कभी कभी व्यक्ति लगभग अंधा हो जाया करता, लगभग, पूर्णतः तो प्रभु जाने। लेकिन यदि राहु की महादशा आ जाए तो सूर्य की अंतर्दशा में व्यक्ति दोनों आँखों में ग्लूकोमा जैसी स्थिति हो जाया करती है। अब सम्मुख बैठे राहु पर आ जाएं। यही राहु यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से दशम भाव को देखता है। दशम भाव का स्वामी शनि द्वादश में है। दशम पर राहु की पंचम दृष्टि, दशमेश पर राहु की सप्तम दृष्टि। दशम भाव को पीड़ित किया राहु ने, दशमेश को पीड़ित किया। एक से अधिक बार रोजगार छूटे, पहला रोजगार लगे छूटे, फिर दूसरा मिले वो भी छूटे। फिर क्या करना चाहिए? अब उसके लिए फिर आ जाती है साधना, उपाय, दान पुण्य। तो क्या करना चाहिए उपाय में? क्योंकि इस भाव में बैठा हुआ राहु अति बल प्राप्त है। जब अति बल प्राप्त है तो राहु जिस प्रकार के कर्म करेगा उनमें तांत्रिक क्रियाओं के करीब व्यक्ति कब जाता है, उसे ऊपरी हवाएं प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत आदि का प्रभाव हुआ करता है। उपाय, ऐसे व्यक्ति को काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। चौराहे के बीच में से कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं। रात्रि में कोई मिष्ठान, दूध आदि पी करके घर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेत इकाइयों के लिए आकर्षक चीज़ें कही गई हैं। अंधेरे में नहीं सोना चाहिए।
ये इस राहु का उपाय बनता है। और फिर राहु के दान करने चाहिए। यहाँ राहु अति बली है, स्वाति नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र का स्वामी भी राहु होता है। सूर्य जो कि पंचमेश होकर के वहाँ बैठा हुआ है, सुखों का मारक होकर के वहाँ बैठा है, सुखों को मारने की स्थिति में है, उच्च का है, द्वादश में है, फिर भी सुख नहीं देना चाहेगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा, लेकिन सांसारिक सुखों से वर्जित रखेगा। वह बात अलग है कि वहाँ से बृहस्पति भी देखता है, वो वृद्धि करेगा सुखों में, परंतु सूर्य वहाँ मोक्ष की तरफ तो ले जाएगा बृहस्पति के साथ मिल करके, सांसारिक सुखों से वर्जित रखेगा। फिर क्या करें? सूर्य के मंत्र जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माँ भगवती सरस्वती की, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें, सूर्य को तिल और दूध मिलाकर जल दिया करें, बृहस्पति के दान करें, कभी बृहस्पति के जाप ना करें। यहाँ चूँकि बृहस्पति अष्टमेश है, मारक है, मारक होकर के वहाँ बैठा हुआ है, यदि बृहस्पति को बल देंगे यहाँ तो बीमारी बढ़ जाएगी, मृत्यु और करीब आ जाएगी। इसलिए बृहस्पति के यहाँ दान करें। ये इसके उपाय बनते हैं। दान तो स्वभावतः भी व्यक्ति जितने करे उतने ही अच्छे रहते हैं। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण हुआ। विनती है आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर रूप से मिलते रहें। प्रणाम।